Hi, and welcome to the Alliance Education channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. So this is second lecture of gravitation, and this is very important lecture because in this lecture we are going to study about Kepler's law, Newton's law of gravitation, center of mass, circular motion, and centripetal force. First of all, I want to tell you about Alliance Educations. अलायंस एजुकेशंस लेकर आया है आपके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम एंड ऑनलाइन प्लस क्लासरूम प्रोग्राम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड. सो रजिस्टर करने के लिए आप हमें गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं. अगर आप आज ही रजिस्टर करते हैं तो आपको जो बेनिफिट है वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे कि वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद आपको हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ भेज दिया जाएगा. एट द सेम टाइम हम आपको चैप्टर के नोट्स एंड वर्कशीट प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपको मार्केट से कोई और मटेरियल परचेस ना करना पड़े. देन देयर विल बी वीकली ऑनलाइन टेस्ट एंड क्विज एंड हम आपके ऑनलाइन गाइडेंस के लिए डाउट सेशन के लिए वीडियो कॉल पे भी अवेलेबल होते हैं. एंड हमारा पूरा फोकस होता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे. जैसे कि आपको पता है एग्जाम पैटर्न कुछ ऐसा हो चुका है कि जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो ही पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है. सो हमारा पूरा फोकस कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे ही होता है. इसके अलावा आपको और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं. सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. जोहान केपलर, इन्होंने प्लैनेटरी मोशन के ऊपर 3 लॉज लिखे हैं जिनके बारे में आज हमें स्टडी करना है. सबसे पहले हम जानते हैं थोड़ा इसके पीछे का इसका बैकग्राउंड जानते हैं कि 16th सेंचुरी पे प्लैनेटरी मोशन एंड प्लैनेटरी पोजीशन के ऊपर काफी सारा डेटा अवेलेबल था. देन केपलर जो है इन्होंने क्या किया, इस डेटा को स्टडी किया एंड इन्होंने पाया कि जो प्लैनेट है, प्लैनेट का मोशन एक स्पेसिफिक लॉ फॉलो करता है एंड उस लॉ को उन्होंने स्टेट किया बट उन्होंने प्रूव नहीं किया. देन केपलर ने जो 3 लॉ डिस्क्राइब किए थे फर्दर उसे स्टडी किया न्यूटन ने. एंड आफ्टर दैट केपलर्स लॉ लिखे जाने के बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया है एंड न्यूटन ने केपलर्स लॉ जो है उन्हें मैथमेटिकली डिराइव करके भी प्रूव किया है. सो हमने क्या देखा है कि केपलर ने प्लैनेटरी मोशन के ऊपर स्टेटमेंट दिए हुए हैं जो डेटा 16th सेंचुरी में अवेलेबल था उसके बेसिस पे. एंड जो केपलर्स लॉ है एंड जो अवेलेबल डेटा है उसको स्टडी करते हुए सर आइजैक न्यूटन इन्होंने उसे मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया है एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी उन्होंने बताया है. सो हम जानते हैं कि केपलर्स लॉ क्या है. देन उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. केपलर्स लॉ बताने के पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, एलिप्स. एलिप्स क्या होता है? जस्ट एग लाइक शेप जो आपको ये दिखाई दे रहा है इट इज कॉल्ड एज एलिप्स. इसे हम क्या कहते हैं? एलिप्स. दिस इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं. सो दिस इज एलिप्स एंड यहाँ पे आप 2 एक्सिस देख सकते हो. ये है मेजर एक्सिस एंड ये है माइनर एक्सिस. तो ठीक है, आपके लिए ये काम का नहीं है, जस्ट आपको फिगर का नाम पता होना चाहिए. जो एग लाइक शेप होता है दैट शेप इज कॉल्ड एज एलिप्स. उस शेप को क्या कहा जाता है? एलिप्स कहा जाता है. अपने 9th स्टैंडर्ड में जब मिरर और लेंस के बारे में स्टडी किया था तो आपने देखा था कि कॉन्केव लेंस जो है या कॉन्केव मिरर जो है, दिस इज कॉन्केव मिरर एंड यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है. आपने ये स्टडी किया था कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल ट्रैवल करती है, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे ट्रैवल कर रही है? पैरेलल ट्रैवल कर रही है. सो क्या देखा था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू, रेज पासेस थ्रू फोकस और सभी रेज एक पॉइंट में से पास होती है. दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस. जिस पॉइंट में से सभी रेज पास होती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं. सो दिस इज फोकस. अब उसके बाद जैसे कि आप एलिप्स में देख सकते हो यहाँ पे आपको 2 कॉन्केव शेप दिखाई दे रहे होंगे. ये एक है, ये दूसरा है. सो डेफिनेटली यहाँ पे फोकस भी होगा. सो यहाँ पे 2 फोकस पाए जाते हैं तो प्लूरल इसका फोकाई हो जाता है. सो यहाँ पर
इतना हमें समझ में आ रहा है कि एलिप्स में कितने फोकस पाए जाते हैं। देयर आर 2 फोकस इन एलिप्स विच आर कॉल्ड एज फोकाई, प्लूरल इसका फोकाई हो जाएगा। सो आइए बढ़ते हैं हम फर्स्ट लॉ के ओर। जैसे कि आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे कि हर प्लैनेट जो है, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। सन के अराउंड में सर्कुलर मोशन में प्लैनेट नहीं घूमता है, प्लैनेट घूमता है इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। एंड सन कहां पे प्रेजेंट होता है? वन ऑफ द फोकाई। सो सिंपल है, फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर, दैट एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। हर प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। एंड सन कहां पे प्रेजेंट होता है? सन प्रेजेंट होता है एट वन ऑफ द फोकाई। दिस इज फर्स्ट लॉ। सो अब बढ़ते हैं हम सेकेंड लॉ की ओर। देन सेकेंड लॉ क्या है? अब हमें पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से कि यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्लैनेट सन के अराउंड में एलिप्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है। प्लैनेट इज परफॉर्मिंग एलिप्टिकल मोशन अराउंड द सन। अब एलिप्टिकल मोशन में क्या हो रहा है? एक पॉइंट ऐसा आता है कि प्लैनेट सबसे दूर जाता है एंड एक पॉइंट ऐसा आता है प्लैनेट सबसे क्लोज होता है। तो आइए हम इसे पहले अच्छे से ब्लैक स्क्रीन पे समझते हैं। सो देखिए हम क्या देख रहे हैं यहां पर कि हर प्लैनेट जो है अराउंड दी सन एलिप्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है। यहां पे सन है एंड यहां पे प्लैनेट है। सो यहां पे दो पोजीशन होती है। एक पोजीशन ऐसा है जहां पे दिस इज सन, सन के काफी क्लोज है। एंड एक पोजीशन ऐसी आती है जब प्लैनेट सन से काफी दूर है। तो जो सबसे क्लोज पॉइंट है उसे कहा जाता है पेरिजी पॉइंट। उसे हम क्या कहते हैं? पेरिजी पॉइंट। एंड जो सबसे दूर का पॉइंट होता है उसे कहा जाता है एपोजी पॉइंट। उसे हम क्या कहते हैं? एपोजी पॉइंट। अब सन और प्लैनेट का डिस्टेंस पेरिजी पॉइंट पे सबसे कम है, तो यहां पे फोर्स कैसा होगा? इस पॉइंट पे फोर्स होगा स्ट्रॉन्ग। इस पॉइंट पे यहां पे दोनों के बीच का डिस्टेंस सबसे कम है, तो यहां पे स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। एंड हम देख सकते हैं जो दूसरा पॉइंट है, दूसरी जगह अगर हम फोकस करें, सो इस जगह पे डिस्टेंस कैसा आपको दिख रहा है? यहां पे जो डिस्टेंस है लॉन्ग डिस्टेंस है, इसीलिए यहां पे कंपैरेटिवली वीक फोर्स होगा। यहां पे कैसा फोर्स होगा? कंपैरेटिवली वीक फोर्स हमें दिखेगा। सो स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से इस पॉइंट पे प्लैनेट की स्पीड होती है फास्ट। प्लैनेट कैसा मूव करता है? फास्ट। इसकी स्पीड जो है, स्पीड कैसी रहेगी? फास्ट, क्योंकि फोर्स स्ट्रॉन्ग है। फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो प्लैनेट फास्ट मूव होगा। एंड जैसे ही दूर जाता है, यहां पे वीक फोर्स होने की वजह से प्लैनेट की जो स्पीड है, स्पीड हो जाती है स्लो। स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। सो अब हम बात करते हैं टाइम की। तो सपोज t1 टाइम में प्लैनेट, ये पॉइंट है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आया है। सो क्योंकि यहां पे स्पीड फास्ट है तो ऑब्वियसली यहां पे थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा ए से बी पॉइंट तक। तो अगर हम ये लाइन को ज्वाइन कर ले, सन और प्लैनेट को ज्वाइन करती हुई अगर हम लाइन ड्रॉ करें एंड इसके बीच का एरिया अगर हम देखें, एंड इस एरिया को अगर हम A1 कहे, इस एरिया को क्या कहे? A1। अब उसके बाद बात करते हैं हम एपोजी पॉइंट पे। जैसे ही प्लैनेट एपोजी पॉइंट की ओर जा रहा है, अब ध्यान से सुनिए, जैसे ही प्लैनेट क्या हो रहा है? एपोजी पॉइंट की ओर जा रहा है, हमें पता है इसकी स्पीड क्या हो रही है? स्लो हो रही है। स्लो होने की वजह से क्या होगा? सेम टाइम में, सेम t1 टाइम में प्लैनेट बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा, ये सी पॉइंट से डी पॉइंट तक जाएगा। सो अगर हम सन से प्लैनेट को ज्वाइन करते हुए लाइन अगर बनाए एंड जितना सेगमेंट यहां पे दिख रहा है हमें, उसके एरिया की अगर बात करें एंड इस एरिया को अगर हम A2 नाम दे, एरिया को क्या नाम दे? A2। सो ये पाया गया है कि सेम टाइम में प्लैनेट अराउंड द सन इक्वल एरिया कवर करता है। सेम टाइम में प्लैनेट क्या कर रहा है? अराउंड द सन इक्वल एरिया कवर कर रहा है। मींस हम कह सकते हैं कि एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट।
प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। सो दिस इज केपलर सेकेंड लॉ। सो आइए इसके और बेटर वे में हम समझते हैं। सो यहां पे क्या दिया हुआ है कि प्लैनेट अराउंड द सन मूव कर रहा है। आप देख सकते हो जैसे ही प्लैनेट सन से क्लोज आता है ये फास्ट मूव कर रहा है, एंड जैसे ही सन से दूर जा रहा है इसका स्पीड क्या हो गया है, थोड़ा कम हो गया है। एंड आप ऑल्टरनेट शेडेड पोर्शन देख पा रहे हो। सो ये जो पोर्शन है, हर पोर्शन का एरिया इक्वल है, हर पोर्शन का एरिया कैसा है, इक्वल है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होता है कि लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो लाइन प्लैनेट और सन को जोड़ रही है वो लाइन अगर हम देखें इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करती है। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ केपलर। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि आप देख सकते हो यहाँ पे हर 1 मंथ का डेटा दिया हुआ है। सो हर 1 मंथ में प्लैनेट जो है अराउंड दी सन इक्वल एरिया कवर करता है। देन केपलर्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ केपलर ने अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे लिखा था, बट इसका मैथमेटिकल प्रूफ जो है वो न्यूटन ने दिया था। हम देखेंगे न्यूटन ने इसे कैसे प्रूव किया था, आज के ही लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। पहले हम जानते हैं व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ केपलर। सो इसको बताने के पहले मैं आपको कुछ एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि डायरेक्ट प्रपोर्शन। अगर हम कहे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, सो इसका मतलब क्या होता है, अगर दो चीजें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है इसका मतलब क्या होता है कि y अगर बढ़ रहा है तो x की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब। दिस इज मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कि एक अगर हम टर्म बढ़ा रहे हैं तो दूसरी भी अपने आप बढ़ेगी। तो इसका ग्राफ कैसे दिखाई देता है, इसका ग्राफ अगर हम देखें, सो दिस इज x, दिस इज y। अगर दो टर्म प्रोपोर्शनल है तो दोनों के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है एंड विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तब हम कहते हैं कि दो क्वांटिटीज कैसी है, प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो अल्टीमेटली सेकेंड क्वांटिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो इसका ग्राफ कैसे मिलता है हमें, इसका ग्राफ मिलता है स्ट्रेट लाइन में। सो केपलर्स थर्ड लॉ क्या हमें दिया हुआ है कि जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। सो अगर यहां पे केपलर ने यह बताया कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड, प्लैनेट को अराउंड द सन एक सर्कुलर मोशन या एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लग रहा है, दैट टाइम इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। फॉर अर्थ इट इज 1 ईयर। हमें पता है 1 ईयर में 365 डेज में अर्थ जो है अराउंड द सन 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, तो उसे क्या कहा जाता है, टाइम पीरियड। सो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सन। सन और प्लैनेट के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसके क्यूब के बराबर होता है। ये दोनों कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा प्लैनेट जिसका टाइम पीरियड कम है, सॉरी जिसका डिस्टेंस कम है उसका टाइम पीरियड कम होगा, और ऐसा प्लैनेट जिसका सन से डिस्टेंस काफी ज्यादा है उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा। सो ये डेटा को जब ग्राफ पे प्लॉट किया गया तो देखा गया मर्क्यूरी का डिस्टेंस कम है, मर्क्यूरी सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है टू द सन। सो मर्क्यूरी का डिस्टेंस कम है, सो क्यूब ऑफ डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। देन फॉर अर्थ आप देख सकते हो इट इज 1 ईयर, इट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर। देन उसके बाद में फॉर नेपच्यून आप देख सकते हो, तो अगर हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, टाइम पीरियड भी बढ़ रहा है। एंड इन दोनों का अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, क्यूब ऑफ डिस्टेंस वर्सेस स्क्वायर ऑफ टाइम, तो ये ग्राफ कैसे मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये दोनों कैसे है, प्रोपोर्शन है। सो दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ। सो तीनों लॉ जो आपकी बुक में लिखे हुए कुछ इस तरीके से है। केपलर्स फर्स्ट लॉ में दिया हुआ है कि द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन एलिप्स। प्लैनेट का मोशन कौन से ऑर्बिट में होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है, एंड सन कहां पे प्रेजेंट होता है, एट वन ऑफ द फोकाई। देन केपलर सेकेंड लॉ में क्या दिया हुआ है, द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड द सन
लाइन जो प्लैनेट और सन को ज्वाइन कर रही है स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये इक्वल टाइम में अराउंड द सन इक्वल एरिया कवर करता है। एंड केपलर्स थर्ड लॉ क्या है? स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सन। सो ये है केपलर्स थर्ड लॉ। सो आई होप आपको ये लॉ समझ में आया है। देन बढ़ते हैं हम न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की ओर। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे कि हम अभी अर्थ के ऊपर है, इट इज बिकॉज अर्थ जो है हमें अट्रैक्ट कर रही है, इस वजह से हम अर्थ पे है। सो सपोज अगर हम स्पेस में चले जाते हैं, अगर हम स्पेस पे चले जाते हैं एंड स्पेस में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन आप देख सकते हैं एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप ये यहाँ पे एक बहुत प्यारा एनिमेशन देख सकते हो। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि स्पेस में एक वाटर ड्रॉप है। वाटर ड्रॉप के पास में क्या लिया गया? टैबलेट लिया गया। यहाँ ये स्पेस में है, दोनों कैसे है? स्पेस में है। अब स्पेस में होने की वजह से इसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। तो जैसे ही दोनों को एक दूसरे के पास रिलीज किया, टैबलेट जो है वो वाटर में डिसॉल्व होगी। सो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए। टैबलेट को जैसे ही रिलीज किया जाता है वो वाटर में अट्रैक्ट होती है। सो दिस इज न्यूटन्स लॉ। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, every object in the universe attract every other object with a definite force। एक फिक्स फोर्स के साथ ये अट्रैक्ट करता है। दो इट इज वेरी वीक फोर्स, फोर्स कैसा होता है? बहुत वीक है, बट यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ओनली। एंड इसके लिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। सपोज ये दो ऑब्जेक्ट जो है, एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2। सो क्या कहा गया है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। इट मींस दोनों मासेस का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रपोर्शन कहा गया है यहाँ पर। दिस इज व्हाट? दिस इज डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन मींस अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो अल्टीमेटली दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। सो दोनों के मास का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। सो gravitational force is directly proportional to product of masses. Then gravitational force is inversely proportional to square of distance between them। दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है, सो यहाँ पे क्या कहा गया है? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। व्हाट इज इनवर्स रिलेशन? यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है, या इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है, एक चीज अगर बढ़ती है तो दूसरी अपने आप कम होती है। सो अगर यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है दोनों, एक क्वांटिटी अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी, एंड इनवर्स रिलेशन का मतलब है एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। सो इन दोनों को कंबाइन करके ग्रेविटेशन लॉ बना हुआ है। तो हम देखते हैं। सो सपोज दिस इज अर्थ जिसका मास है m, या और ये दूसरी बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ masses of the body, and gravitational force is inversely proportional to square of distance between them। दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों बॉडी के सेंटर का डिस्टेंस अगर r है तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इसे क्या रहेगा? फोर्स इनवर्स रिलेशन में रहेगा। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो हमें मिलेगा F इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। एंड यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम रिमूव करना चाहे और इसे इक्वल बनाना चाहे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय g। तो ये हो जाता है gmm अपॉन r स्क्वायर। व्हाट इज g? g is called as universal gravitational constant। it is universal gravitational constant। यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा गया है इसे बिकॉज यूनिवर्स के लिए ये एप्लीकेबल है। ये कांस्टेंट जो ग्रेविटेशनल फोर्स में इक्वल
बना रहा है दोनों क्वांटिटी को, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है एंड इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। दैट्स वाई यहाँ पे क्या कहा गया है जी को, कैपिटल जी इज रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स F is represented by G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। सो अगर हम इसे G के लिए रीअरेंज करें तो हमें मिलेगा G इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू स्मॉल m। सो अगर यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कैपिटल M और स्मॉल m, सपोज यहाँ पे दो बॉडी अगर ली गई, एक है जिसका मास है कैपिटल M विच इज 1 kg एंड स्मॉल m इसका भी मास है 1 kg, एंड ये दो बॉडी के सेंटर का डिस्टेंस जो है उसे हमने रखा 1 मीटर, r इक्वल टू रखा 1 मीटर। तब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे क्या मिलेगा हमें, g इक्वल टू एफ, r की वैल्यू है 1, 1 जा स्क्वायर एंड मासेस है 1 इंटू 1, सो g इक्वल टू हो जाएगा f। तो इस तरीके से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन किया गया है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द ग्रेविटेशन फोर्स। ये क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है, बट बिटवीन टू बॉडीज हैविंग मास 1 kg each एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर। दो बॉडीज जिनका मास 1 kg each है एंड दोनों को 1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेट किया है, तब उन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो फोर्स ही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू के बराबर होता है। एंड इसकी वैल्यू जो है फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया हेनरी कैवेंडिश इन्होंने, एंड इन्होंने इसकी वैल्यू बताई विच इज जी की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10 पावर माइनस 11, एंड इसका यूनिट क्या होता है हम फॉर्मूला से बनाते हैं। जी की फॉर्मूला बनता है एफ आर स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम। एफ मतलब फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, देन आर स्क्वायर, आर रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, सो आर का स्क्वायर इसलिए मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय मास इंटू मास, मास का यूनिट है केजी, केजी इंटू केजी इज व्हाट, केजी स्क्वायर। सो ये होता है इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो दिस इज एसआई यूनिट ऑफ जी। इसका एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो हमने देखा जी की डिफिनेशन कैसे है। अगर जी को डिफाइन करना है तो कैसे कराएंगे, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज हैविंग मास 1 kg each एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर। एंड इसकी वैल्यू किसने बताया, फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू बताई गई हेनरी कैवेंडिश, इन्होंने बताया विच इज 6.673 इंटू 10 पावर माइनस 11 एंड एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम कॉन्सेप्ट देखते हैं सेंटर ऑफ मास का। सो सबसे पहले जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर एक कार्ड जो है इट इज लोडेड विथ ब्रिक्स, ब्रिक्स से लोडेड है एंड स्टोन के ऊपर से ये मूव कर रहा है, तो अनइवन सरफेस पे से मूव कर रहा है, तो ये मूव कर जा रहा है, मतलब कार्ड पलटा नहीं या गिरा नहीं, ठीक है। बट वही अगर हम बात करें कार्ड लोडेड विथ है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम सरफेस पे से पास होने पे ये कार्ड क्या हो जा रहा है, गिर जा रहा है, पलट जा रहा है। सो ऐसा क्यों हो रहा है, सो यहाँ पे सब कुछ डिपेंड करता है सेंटर ऑफ मास के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सेंटर ऑफ मास होता क्या है। सेंटर ऑफ मास ये ऐसा होता है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इन केस ऑफ हे सेंटर ऑफ मास कहां पर है एंड इन केस ऑफ ब्रिक सेंटर ऑफ मास कहां दिया हुआ है। सो सेंटर ऑफ मास बताता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ होल मास ऑफ द बॉडी या होल फोर्स, तो उसके वजह से समझ में आएगा कि ये गिर क्यों रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट, सो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट ब्रिक का कहां पर है, कार्ट के अंदर ही है, दोनों व्हील्स के बीच में आ रहा है, इसीलिए वेट जो है इसे बैलेंस करके रखा हुआ है, कार्ट गिरी नहीं है। बट इन केस ऑफ हे यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट
आउटवर्ड आ रहा है, व्हील के बाहर आ रहा है, व्हील के बाहर आने की वजह से क्या हो रहा है, कार्ट नीचे गिर रहा है। सो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इट इज द पॉइंट, ये ऐसा पॉइंट है जो बॉडी के अंदर लाई कर सकता है या आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है, एंड जिस पॉइंट पे बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ मास। सो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, it is the point inside or outside the object at which total mass of the body can be assumed to be concentrated। body का पूरा मास जिस पॉइंट पे concentrated होता है, that point is called as center of mass। and center of mass of spherical object having uniform density is at its geometric center। अगर spherical body है या अगर हम एक स्फीयर ले, स्फेरिकल बॉल जो सॉलिड है या फिर हॉलो है, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पर है, ज्योमेट्रिक सेंटर पे। दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आप देख सकते हो, सेंटर ऑफ मास इनसाइड द बॉडी है, एंड यहाँ पे बॉडी के सरफेस पे लाई नहीं कर रहा है, जहां पे हॉलो पार्ट है वहां पे दिख रहा है सेंटर ऑफ मास। एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी इज एट इट्स सेंट्रॉइड। जैसे कि ट्रायंगल के केस में देख सकते हो ये सेंट्रॉइड है, सो सेंट्रॉइड पे सेंटर ऑफ मास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। देन सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, अगर हर प्लैनेट अराउंड द सन सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म करे, तो सर्कुलर मोशन के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है विच इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूटन दैट फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, हर प्लैनेट अराउंड द सन अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो फोर्स यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्लैनेट एंड द सन। सो और सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड हमें मिलता है mv²/r। इस फॉर्मूले से m रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ द प्लैनेट, m क्या रहेगा, मास ऑफ प्लैनेट, देन r रहेगा डिस्टेंस, r रहेगा डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सन, डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी यहाँ पे v है, डिनोमिनेटर में r है, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, एंड v रहेगा, v क्या रहेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी आपको पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में अगेन देखा है कि अलोंग द टेंजेंट यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है प्लैनेट की, उसे क्या कहा जाता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगर सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो हट जाए, तो प्लैनेट सीधा चले जाएगा, यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन में जाने की जगह सीधा चले जाएगा, तो उस वेलोसिटी को कहेंगे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी। सो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज गिवन बाय mv²/r। दिस इज फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। सो हर जगह पे सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। यहां भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक पर्सन जो है स्टोन को थ्रेड से बांध के घुमा रहा है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, आप देख सकते हो थ्रेड जो है वो स्ट्रेच्ड है, तो स्ट्रेच थ्रेड में यहाँ पे टेंशन डेवलप हो रहा है। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। हर जगह पे सेंट्रीपिटल फोर्स कोई दूसरा फोर्स प्रोवाइड करता है, जैसे प्लैनेट और सन के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, वैसे अगर स्टोन को स्ट्रिंग से टाई करके अगर हम घुमा रहे हैं सर्कुलर मोशन में, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज प्रोवाइडिंग सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर स्ट्रिंग टूट जाए तो स्टोन टेंजेंशियली मूव करेगा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका एनिमेशन भी देखा हुआ है। सो यहाँ पर अर्थ मूव कर रही है अराउंड द सन, एंड यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर सन यहाँ पे वैनिश हो जाता है, आप देख सकते हो अर्थ टेंजेंशियल मूव कर रही है। अर्थ कैसे मूव कर रही है, यहाँ पे टेंजेंशियल मूव कर रही है। सो दैट टेंजेंशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v। टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v से। तो अल्टीमेटली वी कैन से फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय mv²/r।
mv² बाय आर। v कौन सा रहेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप काफी बेटर वे में समझ सकते हैं। अगर हम सन रिमूव कर दे तो आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी दिख रही है, अभी अर्थ सीधा जा रहा है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल वेलोसिटी। एंड सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। देन अब हमें देखना है डेरिवेशन फॉर केपलर्स थर्ड लॉ, जो न्यूटन ने प्रूव किया था। सो बिकॉज अभी हमारा टाइम हो चुका है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, इसी डेरिवेशन से नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अलायंस एजुकेशन को फॉलो कर सकते हो। एंड अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड स्टोरी पे शेयर कीजिए विद हैशटैग डिजिटल अलायंस, एंड अलायंस एजुकेशन को टैग कीजिए, हम आपकी स्टोरी डेफिनेटली शेयर करेंगे। अगर आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो या मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, अभी लाइक बटन को हिट कीजिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।